वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दोस्त मैसेज कर रहा था, सर जी एकेडमी जा रहा हूँ, फ़ी भी अच्छी खासी पे किए है, लेकिन एकेडमी वाले ये वाला एक्ट तैयार नहीं करा रहे क्योंकि वो पेरा जॉब की तैयारी कर रहा था। तो मैंने कहता सर प्लीज़ इसको आप करा दें। मज़ीद उसका एक कमेंट ये भी था कि सर एकेडमी वाले खामखा वही चीज़ें बहुत खींच के समझाते हैं जो चीज़ें आप आसान अल्फाज में सिंपल ट्रांसलेशन के साथ बता देते हैं। थोड़ी सी समझ के साथ इंसान आसानी से उसे कर सकता है। तो भाई मेरे दोस्त या रोज़ आपके कहने पे मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912। इस एक्ट को द पंजाब एक्ट वी ऑफ 12 भी कहा जाता है और ये 21 जून 12 को ये लागू हुआ था, बनाया गया था। इस एक्ट के अंदर 38 सेक्शंस हैं टोटल, ठीक है। हम एक कोशिश करेंगे पार्ट्स के अंदर इन सबको पढ़ें। 4 चैप्टर्स और 2 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि शेड्यूल्स अटैच्ड जो भी अलग से लीगल एंटिटीज़ होती हैं उस लीगल एंटिटी के साथ, उस लीगल डॉक्यूमेंट के साथ उसके शेड्यूल कहते हैं और उनकी वैल्यू सब या समटाइम इक्वल टू दैट लॉ भी होती है। इसका अगर बैकग्राउंड की बात करें दोस्तों, ये जो द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912 है, it is also often referred as the colonization act of 12. It is a significant piece of legislation from the era of British India that focused on the किस पे फोकस करता है, the administration and settlement of government owned land in the Punjab province. क्या होता है दोस्तों, इसकी बैकग्राउंड थोड़ा समझना ज़रूरी है कि 1912 चल रहा है। 1912 को ज़रा आप इमेजिन करें, उस टाइम की बात है जब अंग्रेज़ यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुक्मरानी कर रहा था। गोरा बहुत सेंसिबल था। उसको एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हम तो बाद में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, पहले मुल्क बसा लेते हैं ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन पहले प्लान कर लेते हैं, बाद में वहाँ पे आबादियाँ बसाते हैं। तो ये उस दौर की बात है जब नहरें वगैरह बन रही थी, जब एडमिनिस्ट्रेशन, जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन करनी गोरे को मतलब थी। तो उसने क्या किया, नहरें निकाली, लेट्स से ये नहर निकाली है ना, और टेरिटरी बहुत बड़ी है मुल्क की, ठीक है, ये नहर जा रही है, यहाँ पे सारी आबादी आबाद है यहाँ पे। तो उसने जो नहर जहाँ तक जा रही है वहाँ तक ज़मीन सैराब हो सकती है, वहाँ तक जो है अगर आबादी फैल जाए तो कोई मसला नहीं है। एक तो अगर यहाँ पे लेट्स से आबादी आबाद कर ली जाए, इस लैंड को आबाद कर लिया जाए, एक तो गवर्नमेंट को इसका रेवेन्यू आएगा, ठीक है, लेट्स से दिस इज़ गवर्नमेंट, ठीक है, एक तो गवर्नमेंट को इसका रेवेन्यू आएगा और साथ में इस एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये जो एरिया इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये जो सारा खाली एरिया इसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना। तीसरा, यहाँ पे ज़मीन आबाद, लोग आबाद होंगी तो ज़मीन आबाद होंगे वगैरह वगैरह, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे थे। तो इसीलिए जो भी सरकारी जगह पड़ी हुई थी उसको आबाद करके उससे फ़वाइद लेना और अपने वफ़ादार लोगों को फ़ायदे देना, और एक तो जो अपने वफ़ादार लोग थे उनको उनकी पूरी खेप बनाना और रेवेन्यू कलेक्शन, और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद थे इस एक्ट को लाने के लिए। दिस वाज अ बैकग्राउंड। लेट्स स्टडी द मेन मैन्यूस्क्रिप्ट, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। सेक्शन 1 के अंदर हमेशा टाइटल, एक्सटेंट वगैरह बताया जाता है। इस टाइटल को, इस एक्ट का नाम था, दिस एक्ट इज़ बी कॉल्ड द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स ऑफ पंजाब एक्ट 1912। इसका एक्सटेंट ये था कि पूरे प्रोविंस ऑफ पंजाब पे ये लागू होना था, एक्सेप्ट द देन ट्राइबल एरियाज। रिपील कहते हैं तंसीख, किसी चीज़ को ख़त्म किया जाना। सेक्शन 2 इस बारे में है कि ये जो है ना एक्ट, ये गवर्नमेंट टेनेंट्स एक्ट 1893 को मनसूख करने का था, ठीक है। सेक्शन 3 के अंदर डेफिनेशंस बताई गई हैं। चलो डेफिनेशंस पढ़ते हैं दोस्तों। डेफिनेशंस यूजुअली नहीं पूछी जाती लीगल एंटिटीज़ के अंदर, इसीलिए बाकी चीज़ों का हम ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट अंग्रेजी में पढ़ेंगे, डेफिनेशंस को सिर्फ समझते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले उसने कलेक्टर को डिफाइन किया हुआ। कलेक्टर से मुराद वो कलेक्टर है जो वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में बयान किया गया है, और इसमें शामिल है कोई भी ऑफिसर जिसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से इस एक्ट के तहत कलेक्टर के तमाम या कोई भी फ़राइज़ सर अंजाम देने और या तमाम या कोई भी इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए मुकर्रर किया हो, और कोई भी कॉलोनाइजेशन ऑफिसर या असिस्टेंट कॉलोनाइजेशन ऑफिसर जो इस एक्ट के नफाज से कबल इस हैसियत से
हैसियत से मुकर्रर किया गया हो, चाहे इस अफसर को नोटिफिकेशन के ज़रिए मनसूख शुदा एक्ट के तहत, मनसूख शुदा एक्ट कौन सा है जो अभी हमने पहले पढ़ा, डिप्टी कमिश्नर के तमाम या कोई भी फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए मुकर्रर किया गया हो या ना किया गया हो, वो कलेक्टर होगा। ठीक है, उसके बाद उसने जो है वो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू को डिफ़ाइन किया हुआ है। इसमें वो शामिल होगा, कोई भी अफसर शामिल है जिसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इस एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तमाम या कोई भी फ़राइज़ सर अंजाम देने और तमाम या कोई भी इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए मुकर्रर किया हो। इस एक्ट के तहत कॉलोनी से मुराद कोई भी ऐसा इलाका जिस पर सूबाई हुकूमत के हुक्म से इस एक्ट का इत्तलाक किया जाएगा और तावक्त के सूबाई हुकूमत कोई दूसरी हिदायत ना कर दे, तब तक इस एक्ट का इतलाक किया जाएगा जब तक कोई ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई किसी और कोई दूसरी हिदायत ना कर दे। कोई भी ऐसा इलाका जिस पर गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893 का इतलाक किया गया है, उस इलाके को कॉलोनी कंसीडर किया जाएगा। प्रिस्क्राइब का मतलब है तजवीज़ करदा। इस एक्ट, जो भी इस एक्ट के अंदर चीज़ें तजवीज़ की गई हैं या मनसूख शुदा एक्ट के तहत जो चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं या वजाहत की गई हैं, उसको प्रिस्क्राइब बोला जाएगा इस एक्ट के अंदर जब हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इम्प्रूवमेंट या बेहतरी से मुराद इस एक्ट के अंदर ये होगी कि मज़ारात के हवाले से कोई भी ऐसा काम जो मज़ारात जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए मौजू हो। मज़ारे वो लोग होते हैं जो खेतों वगैरह में काम करते हैं, ठीक है, और इन शराइत के मुताबिक जिन पर वो कायम है, जिससे मज़ारात की कदर में इजाफ़ा हुआ हो और मुसलसल हो रहा हो, और जो अगर मज़ारात पर अंजाम ना दिया गया हो तो वो या बराह रास्त इसके फ़ायदे के लिए अंजाम दिया गया हो या अंजाम देने के बाद बराह रास्त इसके लिए मुफीद बनाया गया हो। यानी इम्प्रूवमेंट से मुराद भाई मज़ारे, देखो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अंग्रेज़ क्या कर रहा है, वो अपने लिए नौकर पैदा कर रहा है, ठीक है, वो अपने लिए मज़ारे, अपने वर्कर क्रिएट कर रहा है, उनको इन्हेंस कर रहा है। तो मज़ीद उसने बेहतरी को मज़ीद डिफ़ाइन कर दिया। वजाहत अव्वल उसने इसकी ये है कि सबसे पहले उसने मज़ीद बताया कि बेहतरी के और क्या कौन से मतलब हैं। इसमें दीगर चीज़ों के अलावा शामिल हैं ज़री मकासद के लिए पानी को ज़ख़ीरा करने या फ़राहम करने के लिए कुओं और दीगर कामों की तामीर भी बेहतरी जो है वो कंसीडर होगी। नकासी आब और सैलाब से बचाव के लिए कामों की तामीर भी बेहतरी कंसीडर होगी। ज़री मकासद के लिए दरख्त लगाना, ज़मीन को काबिल बनाना, काबिल काश्त बनाना, बाड़ लगाना, हमवार करना, सीढ़ीदार बनाना और इसी नौयत के दीगर काम, और मज़ारात की ज़्यादा आसान या मुनाफा बख्श काश्त के लिए ज़रूरी इमारतों की तामीर, ये तमाम चीज़ें भी बेहतरी शुमार होंगी। मज़कूरा बाला कामों में से किसी की तजदीद या दोबारा तामीर या इनमें ऐसी तब्दीलियाँ या इजाफे जो महज मुरम्मत की नौयत के ना हों और जो मुस्तकिल तौर पर इनकी कदर में इजाफा करें, वो भी बेहतरी के ज़िम्मे में। लेकिन इसमें यह भी बताया गया कि इसमें ऐसी सफाइयाँ, क्लियरेंसेस, पुश्ते, एम्बैंकमेंट्स, हमवारियाँ या बाड़े, इनक्लोजर्स, आर्जी कुएँ और आबी गुज़रगाहें, ये तमाम चीज़ें वो हैं दोस्तों जो देहातों से मुताल्लिक़ हैं। आबी गुज़रगाहें शामिल नहीं हैं जो मज़ारीन काश्तकारी के मामूल के दौरान और किसी ख़ास खर्च के बग़ैर करते हैं, या कोई दूसरा फ़ायदा जो ज़राअत के आम कार्रवाइयों से ज़मीन को हासिल होता है, उसमें बेहतरी को हम शामिल नहीं करेंगे। दूसरी वजाहत ये है कि एक काम जो कई मज़ारातों को फ़ायदा पहुँचाता हो, इनमें से हर एक के हवाले से एक बेहतरी समझा जा सकता है, और एक काम जो मज़ारे ने अंजाम दिया हो और अगर इसके मालिक लैंडलॉर्ड की जायदाद किसी दूसरे हिस्से के काम को काफ़ी हद तक कम कर दे तो वो बेहतरी नहीं है। ये तमाम चीज़ें उसने बेहतरी और ना बेहतरी को डिफ़ाइन करने में बताई हुई हैं इस एक्ट के अंदर। ये तमाम चीज़ें आगे हम फर्दर इनका इतलाक भी इस एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। दोस्तों, इस एक्ट की डेफिनेशंस के अंदर मज़ारे टेनेंट को भी डिफ़ाइन किया गया है। इससे मुराद कोई भी शख्स जो किसी कॉलोनी या हुकूमत के मज़ारे के तौर पर ज़मीन रखता हो और इसमें मज़ारे के पेशरो जो प्रोडिसेसर हैं, जो उसके बड़े हैं, और जानशीन सक्सेसर इन इंटरेस्ट शामिल हैं, मतलब उसके बड़े भी, उसके आने वाली नस्ल भी शामिल हैं। मतलब आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जो लोग ज़मीन से मुताल्लिक़ काश्तकारी वगैरह करते थे ना, उनके बड़े और उनके बच्चे तमाम लोग मज़ारों शामिल होंगे, शुमार कंसीडर होंगे।
اصل مزارع کو بھی ڈیفائن کیا ہے، اوریجنل ٹیننٹ سے مراد، اس سے مراد کوئی بھی مرد ہے جسے کلیکٹر کی طرف سے سب سے پہلے مزارات الاٹ کی گئی ہو، جو ہے مزارت کہیں گے ایسی زمین جس پہ زراعت کرنی ہے، اور اس میں ایسے مزارع کا مرد منتقل علیہ میل ٹرانسفر اور کوئی بھی مرد شامل ہے جسے کلیکٹر نے دفعہ 21 کی دفعات کے مطابق کسی خاتون کا جانشین مقرر کیا ہو جسے سب سے پہلے مزارت الاٹ کی گئی تھی۔ مثلا اس کے اندر اس نے اصل مزارع کو ڈیفائن کیا، پہلے مزارع کو ڈیفائن کیا، پھر اصلی مرد کو، اصلی مزارع کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ یا تو کوئی میل بندہ ہوگا جسے جو ہے کوئی زمین الاٹ کی گئی اس کو مزارع بولیں گے، جس کے پاس زمین نہیں اس کو مزارع نہیں بولا جائے گا، ٹھیک ہے، یا پھر کسی خاتون کو اگر زمین الاٹ کی گئی ہے تو اگر اس کا کوئی جانشین مقرر کیا گیا ہے، کوئی اس کا جانشین مقرر ہے تو اس کو بھی اصل مزارع کنسیڈر کیا جائے گا۔